unstoppable. चलिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अपन पिछले क्लास में थियोरी किए थे बेटा, है ना। जैसे ओम्स लॉ प्रूफ किए थे, और आपका रेजिस्टेंस वगैरह कैसे निकलता है वो देखे थे, कंडक्टेंस देखे थे, कंडक्टिविटी देखे थे, वो सारी पे बेस्ड है। अब कुछ 2-3 क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं जो कि आपका किस में यूज होगा, जो कि कहाँ पे पूछा हुआ है आपका, तो जेईई मेंस में पूछा हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेईई और नीट में भी मिलेंगे, है ना। नीट में भी मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये अपन करके देखते हैं, है ना। हैवी क्वेश्चंस एडवांस वाले तो नहीं कर रहे हैं अभी, एडवांस वाले एडवांस की सीरीज में आएगा। अभी क्या है, आपका इसमें है ना, जेईई मेंस और नीट के सीरीज में है। तो देखते हैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं ये, और इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड भी होगा बेटा, कैसे क्वेश्चंस को हमें सोचना है, किस तरह से हमें सॉल्व करनी है, ये भी देखेंगे। तो जैसे देखिए, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिंग थ्रू ए कॉपर कंडक्टर, रेजिस्टिविटी दे दिया है ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 mm दे दिया है। ये रेडियस दिया है बेटा, आप इसको गलती से भी एरिया मत मानना, है ना। ये रेडियस दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ 5, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 mm, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज इफ Vd इज इक्वल टू इतना, है ना। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज, ये कहां से निकलेगा बेटा, इसमें देखो मोबिलिटी की डायरेक्ट फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, मोबिलिटी की जो फॉर्मूला होता है बेटा, मोबिलिटी इज इक्वल टू ई बाय Vd अपॉन ई होता है, Vd अपॉन ई होता है बेटा। अब Vd अपॉन ई में ना ही आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो वोल्टेज चाहिए, लेंथ चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो आप सिंपल स्टार्टिंग से निकालो बेटा, स्टार्टिंग से सोचो और स्टार्टिंग से निकालने की कोशिश करते हैं। कि जैसे ओम्स लॉ आपने प्रूफ किया था, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था कि V इज इक्वल टू 2 ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ A इंटू आई था, ये आपका ओम्स लॉ था। अब इसको देखिए कैसे अपन डिराइव करके इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचते हैं, है ना। तो देखो, तो V को क्या लिख सकते हो, E इंटू एल बेटा, है ना, E इंटू एल, है ना। क्या होता है आपका, dv इज इक्वल टू ई डॉट dl होता है। तो इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू ई इंटू एल, लिख दिया बेटा, लिख दिया। e इंटू एल इज इक्वल टू 2m l i अपॉन n e स्क्वायर टाउ a, ये आ गया आपके पास। तो देखिए इसमें क्या है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, तो हमें कुछ टर्म्स रेजिस्टिविटी के भी लाने हुए, है ना। रेजिस्टिविटी के भी कुछ टर्म्स लाने पड़ेंगे बेटा। तो देखिए यहां से L से L तो आपका कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू A इंटू आई, ये आ गया बेटा। ओके, अब देखो रेजिस्टिविटी जो होता है बेटा वो कितना होता है, तो इसको आपने रेजिस्टिविटी लिखा था बेटा, इसको क्या लिखा था, रेजिस्टिविटी लिखा था, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, तो ये रेजिस्टिविटी रो इंटू आई अपॉन ए आ गया बेटा, रो इंटू आई अपॉन ए आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से उठा के इसमें अब डाल दो, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म निकल गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां पे रख दो, इसके अंदर में रख दीजिए। तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, मोबिलिटी इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई कितना है बेटा, रो इंटू आई अपॉन ए है, तो ए नीचे से ऊपर चला जाएगा, ए आ गया यहाँ पे। अब ये आ गया आपके पास। अब देखो सब चीज दिया हुआ है, देखो थोड़ी सी अपन कैलकुलेशन किए बेटा, ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि कैसे निकाले, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद ये अपन पहुंच गए हैं कि चीजें दी हुई है। अब तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, वीडी कितना दिया हुआ है बेटा, देखो 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, तो 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया नहीं है आपको निकालना है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है तो एरिया निकल जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस सेक्शन को अपन सर्कल टाइप मान लेंगे, डिस्क टाइप मान लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है बेटा आपका, तो 5 इंटू 5 मत लिख देना, 5 का स्क्वायर मत कर देना, क्या करना है बेटा आपको, 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड में इसको लिखो, सबको मीटर में लिखो बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, तो 1.7 इंटू 10⁻⁸
ओम मीटर दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इनटू करंट, करंट कितना दे रखा है बेटा, तो करंट आपको दे रखा है 5 एम्पियर, देखो 5 एम्पियर दे रखा है, तो ये 5 हो गया। अब यहां से जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यहां से कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो म्यू का आंसर है बेटा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना, यही आपका आंसर है बेटा। मेन चीज थीम क्या था इसका, कि ये वाली कैलकुलेशन करना, ये वाली कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिए। अब दूसरी सवाल इसी तरह से दिया हुआ है कि इन ए कंडक्टर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज 8.5 into 10 raised to minus 10 raised to 28 पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है बेटा, मतलब n दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है बेटा, n दे दिया है, कितना 8.5 into 10 raised to 28, 8.5 into 10 raised to 28 दे दिया है बेटा पर मीटर क्यूब। अच्छा, मीन फ्री टाइम दे दिया है इस 25 फेक्टो सेकंड है बेटा, फेक्टो सेकंड मतलब 10 रेज़ टू 15, कितना 10 रेज़ टू 15 सेकंड हो जाएगा ये। तो टाउ की वैल्यू दे रखा है कितना 25 into 10 रेज़ टू, बोलो 10 रेज़ टू -15 सेकंड दे दिया है, इतना, ये पर मीटर क्यूब है बेटा, पर मीटर क्यूब है ना। अब आपको क्या पूछा है, तो इन ए कंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इतना इतना इतना, मीन फ्री पार्ट, देन रो, क्या पूछा है बेटा, रो की फॉर्मूला पूछा है, मतलब रो की वैल्यू पूछा है, तो रो की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपने किसको 2m/n² टाउ, n² टाउ को पुट किया है बेटा, है ना, क्या पुट किया है, n² नहीं बेटा, ये ne² होता है, ne² टाउ को पुट किया है ना, मैंने n का ये स्क्वायर लिख दिया था, ne² टाउ, है ना, तो क्या हो जाएगा 2m/ne² टाउ, ये है आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। क्या है, रेजिस्टिविटी है बेटा, इसमें सब चीज दिया हुआ है आपको, देखो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 2 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.4 into 10 raised to -31 kg, 9.1 into 10 raised to -31 kg, डिवाइड बाय n कितना दिया हुआ है, तो n दे दिया है 8.5 into 10 raised to 28 पर मीटर क्यूब है बेटा, इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर है बेटा, मतलब E का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे, तो 1.6 into 10 raised to -19 कूलम्ब का होल स्क्वायर बेटा, स्क्वायर इनटू, अब क्या है बेटा, टाउ, टाउ कितना दे दिया है 25 into 10 raised to -15 सेकेंड है बेटा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नीचे में मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ऊपर से डिवाइड कर दो, और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टिविटी जो आता है 10 raised to -8 आ जाएगा, 10 raised to -8 अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स। और आपका कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ये वैल्यूज दी हुई थी 10 raised to -8, 10 raised to -9, इस तरह से आपके ऑप्शन में थे, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये 10 raised to -8 इसको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा, आप इसको कर लीजिए, है ना, दोनों सवाल लिख लीजिए बेटा, है ना, कुछ और सवाल करते हैं, चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लिए बेटा, चलिए आगे का सवाल करते हैं। ये भी जेईई मेंस में ही पूछा हुआ है और नीट में भी पूछा है बेटा, सेम सवाल है ना। इसमें क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंसी की रेजिस्टेंस का आ गया है, कि जैसे आप जानते हो कि रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है बेटा, टाउ पे, रिलैक्सेशन टाइम पे या फिर मीन फ्री टाइम पे, है ना, टाउ पे डिपेंड करता है बेटा। तो अगर रेजिस्टिविटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है और आपका रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है बेटा, मतलब अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका टाउ पे डिपेंड कर रहा है बेटा, है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाउ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आप क्या लिखे थे बेटा, कि V इज इक्वल टू 2mi/ne² टाउ इनटू a लिखे थे, तो यहाँ पे ये क्या था आपका, ये रेजिस्टेंस था, है ना, L, ये L, हाँ L, ये आपका रेजिस्टेंस था बेटा, L यहाँ पे कर दिया, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के अंदर में आपका ये टाउ आ रहा है बेटा, मतलब टाइम कांस्टेंट आ रहा है, रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम पे क्या करेगा बेटा, ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ये आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल R जो है ये R भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, R भी क्या करता है बेटा, आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर ये R टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा तो वही टेम्परेचर की इक्वेशन है, सॉल्व करनी है आपको, तो देखिए कैसे होता है।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखनी है और आपको कुछ नहीं करनी है ज्यादा, है ना। R at any temperature T, R at any temperature T is equal to R naught, मतलब गिवन टेम्परेचर पे, है ना, इनिशियल टेम्परेचर क्या था, इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, जहां पे अल्फा क्या है बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है बेटा वो है अल्फा आपका। यूनिट क्या होता है, तो पर डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है बेटा, पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आर एट एनी टेम्परेचर टी दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, आर एट एनी टेम्परेचर टी इज 117 ओम इज इक्वल टू आर नॉट, रूम टेम्परेचर पे देखिए कितना 27 डिग्री लिया है रूम टेम्परेचर, और उस पे दे दिया है 100 ओम, 100 ओम दिया है, इनटू 1 प्लस अल्फा इसने दे दिया है बेटा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, है ना, पर डिग्री सेल्सियस, इनटू टेम्परेचर डेल्टा टी बेटा, क्या, डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डेल्टा टी को भी मैं वो लिख देता हूं बेटा, ओपन कर देता हूं, तो ये क्या लिखोगे, टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, जो कि टी नॉट आपका कितना दिया हुआ है बेटा, 27 डिग्री दिया हुआ है, आपको टी निकालना है, आपको क्या निकालना है, टी निकालना है, निकल जाएगा बेटा, क्या दिक्कत है। तो ये कितना हो जाएगा, तो इस 100 को इधर लाओ बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 1.17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू टी माइनस टी नॉट मतलब 27, टी माइनस 27, ये आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया। अब देखो इस 1 को इधर ले लो, तो ये कितना हो गया बेटा 0.17 हो गया, माइनस कर दो ना इधर लाके, इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू टी माइनस 27, ये आ गया बेटा। अब क्या करो, इसको नीचे ले लो, तो 0.17 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू टी माइनस 27, टी माइनस 27, इसको कटपिट करो बेटा, कटपिट करो, देखो कितना आता है, मेरे हिसाब से ये 1000 आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए बेटा, 1000 आ जाना चाहिए। जैसे देखिए ये दशमलव को नीचे से हटाया बेटा, ऊपर लेके चला गया, और ऊपर से 2 दशमलव नीचे आ जाएंगे बेटा, 2 दशमलव नीचे आ जाएंगे, मतलब 100 नीचे आ जाएगा, 100 नीचे आ गया। अब इस 1000 को ऊपर लेके चला जाओ, 1000 को क्या, सॉरी 10⁻⁴ को ऊपर लेके चला जाओ बेटा, तो ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा 170 इंटू 1 2 3 4 4 जीरो डिवाइड बाई 17 इंटू 100 1700, ये बन गया बेटा। तो 170 ये तो कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया बेटा, मतलब 1000 बच गया। तो 1000 इज इक्वल टू टी माइनस 27 डिग्री। अब इसको इधर ले आओ, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे सवाल आप आसानी से निपटा सकते हो बेटा, ऐसे सवाल आप आसानी से निपटा सकते हो, और ये सब सवाल किसमें, जेई में आपके पूछे हुए हैं। ऑल्दो ये सवाल जेई में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, और यही सवाल आपके एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, एचसी वर्मा में प्रेजेंट है बेटा, सेम सवाल। तो ये हर मतलब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको मैंने सोचा करवा देता हूँ, है ना, कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी अपन पढ़े तो है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, लेकिन किस रिलेशन से डिपेंड करता है, तो वो रिलेशन ये आपके जेई मेंस में इतना काफी है बेटा, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं वो, मे भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे कुछ करते हैं बेटा, ये सवाल की कहानी हुई, कुछ और थ्योरी आगे करते हैं। जैसे देखिए आपका क्या है कि नेक्स्ट जो होता है बेटा वो होता है रेजिस्टेंस की कहानी, है ना, क्या चीज, रेजिस्टेंस की कहानी। रेजिस्टेंस क्या है बेटा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन बेटा। जैसे आपके पास 2 कॉम्बिनेशन होंगे, कितनी कॉम्बिनेशन होंगे बेटा, 2 कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज, ये सब जानते हैं, एक होता है पैरेलल, पैरेलल और सीरीज। मैं यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस का लेके कर रहा हूँ बेटा, है ना, ज्यादा आप लोगों को पता ही है क्या क्या होता है। तो जैसे देखिए सीरीज रेजिस्टेंस कैसे होगा बेटा, जब रेजिस्टेंस का पॉइंट जो है बेटा इस तरह से कनेक्टेड हो, है ना, इस तरह से कनेक्टेड हो, मींस रेजिस्टेंस का ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा इसमें, है ना, ये V वोल्ट है, ये R1 है, ये R2 है ना, इस तरह से। देखो रेजिस्टेंस सीरीज में कब होगा, ये देखो कि हमेशा आपको ध्यान देनी है कि रेजिस्टेंस का हेड मतलब हेड टेल बोलूं जैसे भी बोलूं, एक पोटेंशियल ये है बेटा, दूसरा पोटेंशियल ये, पहला एंड और दूसरा एंड, इसका पहला एंड और इसका दूसरा एंड।
तो पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए और यहाँ पे कोई दूसरा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये कनेक्शन है बेटा तो फिर ये दोनों पैरेलल सीरीज में नहीं होंगे, ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं होंगे, ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पे। अगर ऐसा है तो आप कहोगे ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना। अगर यहाँ पे कनेक्शन आ गया बेटा तो आप इन दोनों को जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इनकी रेजिस्टेंस जो है इस तरह से आया बेटा R1 R2। अब ये दोनों सीरीज में है, अब ये दोनों क्या हो गए बेटा सीरीज में हो गए। जब भी आपका रेजिस्टेंस सीरीज में जा रहता है बेटा मतलब I क्या होता है दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू सेम जाएगा बेटा, है ना। दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो है वो सेम जाता है तो I सेम होता है। इसमें क्या होता है बेटा I सेम होता है। अगर I सेम है बेटा तो यहां से मान लो I करंट गया है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया। तो यहां से देखो तो ये वाली पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है बेटा V वो किसके इक्वल होगा तो V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। तो क्या लिखोगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब ये V क्या है तो V को क्या लिख सकते हो बेटा इस तरह से लगा सकते हो आप, ये इसके इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट लिख दिया बेटा, इसके इन दोनों का एक अलग ले लिया है ना। इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज लगा हुआ है V वोल्टेज लगा हुआ है तो V वोल्टेज लगा दीजिए, ये V वोल्टेज लगा दिया बेटा हमने यहाँ पे। तो V इज इक्वल टू इसमें करंट कितना बैटरी से कितना करंट निकल रहा है I, तो इसमें भी करंट I निकल रहा है बेटा। तो V इज इक्वल टू यहां से क्या लिखोगे V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, यहां पे लगा दो बेटा V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 मतलब R1 इंटू I। ओम्स लॉ यही कहता है V इज इक्वल टू I इंटू R, तो R1 इंटू I, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू क्या लिखोगे बेटा R2। I से I आपका कैंसल हो गया तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास तो R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R1 प्लस R2। अगर आपके पास सेम रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, इफ वैल्यू ऑफ, ये सब याद रखने वाले पॉइंट्स हैं बेटा, ये सब क्या है आपका याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। ऑल्दो आप कैपेसिटेंस में देख चुके हो, इफ वैल्यू ऑफ R इज सेम सारे वैल्यूज R जो है R1 R2 ना होके सब R रहे एंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो बेटा रेजिस्टेंस N। देन अगर N रेजिस्टेंस है और सबका वैल्यू सेम है बेटा और सबके सब सीरीज में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या लिखोगे आप देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R होता है बेटा। क्या होता है N इंटू R, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दीजिए और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो क्या है आपका कि V1 और V2 निकालनी है बेटा, है ना। V1 और V2 कितना हो जाएगा तो V1 आ जाएगा आपका V इंटू R1 मतलब ये I इंटू V1 निकालनी है ना तो I इंटू R1 हो गया, V2 कितना हो गया I इंटू R2 हो गया बेटा। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। तो इस तरह से आप V1 V2 भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, मे भी आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए आपका सीरीज हो गया बेटा, अब पैरेलल का देख लेते हैं। पैरेलल का क्या होगा तो आपको समझ में आ गया ना, सीरीज में क्या होगा सिंपली ऐड होता जाएगा। पैरेलल में देख लो बेटा, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में देखिए पैरेलल में कैसे होगा तो आपके पास इस तरह से रेजिस्टेंस होंगे बेटा। मान लीजिए दो ही रेजिस्टेंस ले रहा हूं मैं, ये हो गया R1 और ये हो गया आपका R2 बेटा, ये हो गया आपका R, है ना। इसके अंदर करंट I1 जाएगा बेटा, इसके अंदर करंट I2 जाएगा, इधर से करंट I जा रहा है, कितना जा रहा है बेटा I जा रहा है। यहां से एक बैटरी लगा हुआ है, यहां से ये एक बैटरी लगा हुआ है V वोल्ट का। तो जो देखो जो वोल्टेज यहाँ का वही ये इधर वाली कनेक्टेड यहाँ पे है और इधर वाली कनेक्टेड यहाँ पे, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है बेटा V है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है V है, मतलब दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा इसमें सेम होगा। क्या करंट सेम होगा नहीं बेटा, करंट सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या सेम हो जाएगा आपका वोल्टेज,
वोल्टेज क्या होगा बेटा, ये इसमें सेम होगा, है ना, सेम चीज है बेटा। इनका क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए, दोनों रेजिस्टेंस का एक जो मेन पॉइंट है वो एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एंड पॉइंट है वो एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए। हेड हेड एक साथ कनेक्टेड, टेल टेल एक साथ कनेक्टेड। और उसमें क्या था बेटा, हेड मतलब टेल, पहले का टेल और दूसरे का हेड एक साथ कनेक्टेड होगा तो आपका सीरीज कनेक्शन होगा। अगर दोनों का हेड एक साथ कनेक्टेड है, दोनों का टेल एक साथ कनेक्टेड है तो पैरेलल कनेक्शन होगा। कैसा कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। चलिए इसमें निकाल के देखते हैं क्या होगा, क्या कहानी है इसका, है ना। तो चलिए जैसे बेटा यहाँ पे I1 I2 और I है, तो यहाँ पे I1 I2 और I है, तो आप I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, जितना करंट इधर से आया है बेटा, थोड़ा करंट इधर गया, थोड़ा करंट इधर आया, मतलब I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चे, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और सर्किट बनाया बेटा, जैसे अभी बनाए थे। यहाँ पे ये सर्किट है आपके पास, इसमें देखो वोल्टेज ये है, ये कितना हो गया R इक्विवेलेंट, ये V, इधर से I जा रहा है, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, V अपॉन R इक्विवेलेंट हो गया बेटा। I इज इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो बेटा। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, I1। I1 कितना होगा बेटा, I1 कितना, तो वोल्टेज अपॉन R1, वोल्टेज कितना है, V है, तो V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R, V से V कैंसल, V कैंसल, तो यहाँ पे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आता चला जाएगा। ये हो गया आपका। अब इसमें देखो फॉर टू रेजिस्टेंस, अगर दो ही रेजिस्टेंस है आपके पास बेटा, है ना, फॉर टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं, फॉर टू रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एलसीएम ले लो बेटा दोनों का, है ना, तो R1 R2 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये R1 R2 प्लस R1, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, R1 R2, ये एलसीएम ले लिया बेटा। अब देखो R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट हो गया आपके पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये क्या हो गया, पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो। फिर क्या कर सकते हैं बेटा इसमें और, कि अगर n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और सबका वैल्यू सेम है, मैं लिख नहीं रहा हूं जैसे पीछे लिखा था, है ना, वही चीजें हैं, लेकिन n रेजिस्टेंस है और सबकी वैल्यू सेम है बेटा और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट फॉर n रजिस्टर, फॉर n रजिस्टर, n रजिस्टर क्या हो जाएगा बेटा, तो n कितना R बाई n होता है, कितना R अपॉन n हो जाएगा, R अपॉन n हो जाएगा, ठीक है, ये होता है बेटा R अपॉन n, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए लिख लीजिए इसको, एक सवाल करते हैं बेटा, इस पे एक सवाल कर लेते हैं, है ना, जो कि ये सवाल जो है ना ये IIT में पूछा हुआ है, ये सवाल आपका IIT में पूछा हुआ है बेटा कि क्या होता है ना। चलिए देखिए सेम सवाल है बेटा, बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग देखिए। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस है बेटा, ये ऐसे 6 ओम है, एक मिनट मैं बना लेता हूँ, है ना, इस तरह से है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ से ऐसे है, और फिर से एक रेजिस्टेंस है बेटा यहाँ पे ऐसे, इस तरह से रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस ऐसे था, और फिर से एक रेजिस्टेंस ऐसे है, और फिर से एक इस तरह से रेजिस्टेंस लगा हुआ था बेटा, और इधर और भी था, नहीं इतना ही था, है ना, एक मिनट, और भी लगा हुआ था शायद, तो यहां से ऐसे एक रेजिस्टेंस था ऐसे, है ना, ये ऐसे इस तरह से, लेकिन ये पैरेलल हो जाएगा, ये नहीं बेटा, है ना, ये नहीं, इसी तरह से ऐसे आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ था, है ना, ये था 3 ओम, और ये था 3 ओम, ये था 6 ओम, ये था 3 ओम, फिर ये था 6 ओम, फिर ये था 3 ओम, और ये था 6 ओम, ऐसे था, ऐसे कुछ था, वैल्यूज देख लेना आप, है ना, क्या क्या है क्या नहीं है। और आपको ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था बेटा B, A और B के बीच में आपको R इक्विवेलेंट निकालना था, A और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना था बेटा।
हम सोचे कहां से, ए और बी के बीच में कैसे सोचे कि कितना आर इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले देखो इसको सोचने का क्या तरीका है कि हम देख रहे हैं बेटा अपन को यहाँ पे दिख जा रहा है, यहाँ पे दिख जा रहा है कि यहाँ से एक कनेक्शन निकला है और यहाँ पे कोई और कनेक्शन नहीं है और ये है, मतलब ये दोनों किस में है आपके, ये दोनों बेटा आपके सीरीज में हो गए। सीरीज में कैसे होते हैं, R1 प्लस R2, मतलब 3 प्लस 3, यहां से कोई कनेक्शन रहता तो ये सीरीज में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया बेटा। मतलब यहां से अगर मैं ये इसको मिटा दूं और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया बेटा और ये 6 कर दिया, इसको कितना कर दिया बच्चे, 6 कर दिया। तो अब देखिए 6 और 6, इसका देखो दोनों का एंड पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है बेटा और दोनों का एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो 6 और 6 का पैरेलल मैंने अभी क्या बताया था कि R अपॉन N, R कितना है बेटा 6 है, अपॉन N कितना है 2 है, 2 रेजिस्टेंस है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट जो आएगा इन दोनों का वो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। देखिए यहां से भी कर सकते हो आप, 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, 6 छका 36 डिवाइड बाई 6 6 12, 12 तिया 36, मतलब 3 ओम आ गया। क्या मैंने सही बोला था 3 ओम? तो 3 ओम इन सबको हटा दो और एक क्या लगा दो बेटा, 3 ओम लगा दो इसको, ये 3 ओम हो गया बेटा। अब ये 3 और ये 3 फिर से क्या है, सीरीज में, मतलब इसके साथ क्या लगा दो, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो इसको मिटा के, ये 6 ओम हो गया बेटा आपका। ये 6 और ये 6 फिर से 3 हो गया, तो ये फिर 3 हो गया। ये ऐसा ही सवाल है बेटा, ऐसा मत सोचना कि इतना आसान थोड़ी पूछेगा एट, नहीं बेटा, यही सवाल एग्जैक्टली पूछा है, एग्जैक्टली पूछा है और वैल्यू भी यही है, आप चेक कर लेना, वैल्यूज भी यही है। और 3 प्लस 3 फिर से क्या हो गया बेटा, 6 हो गया, तो इसको फिर से हटा दो और 6 लगा दो बेटा, इसको हटा दो और सिंपल एक ये ऐसे आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया बेटा। ये 6 और ये 6 पैरेलल में है बेटा, तो कितना हो गया 6 और 6 का फिर से 3, मतलब R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B कितना आ गया, 6 6 3 आ गया बेटा, कितना आ गया 3 ओम आ गया। मे भी आपको ये क्लियर होगा, है ना। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ टाइप्स, है ना, कुछ टाइप्स है बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है बेटा, है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि मैं अभी ही बता दे रहा हूं, है ना, ऑल्दो आगे यूज होगा तो अपन देखेंगे, है ना। केवीएल केसीएल का नाम सुने होंगे बेटा, केवीएल और केसीएल का नाम सुने होंगे कि क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ और करंट लॉ बेटा, मतलब सिंपली क्रिचॉफ्स लॉ। क्या बेटा, सिंपली क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स लॉ क्या होता है, तो किरचॉफ्स लॉ किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल तरीका है बेटा, है ना, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का तरीका है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के 2 लॉ है बेटा, है ना, 2 लॉ है। एक है आपके पास किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बेटा, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी को कितने लोग बोल देते हैं नोडल एनालिसिस, है ना, किरचॉफ्स नोडल एनालिसिस भी बोल देते हैं बेटा, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसी को कोई कितने लोग बोल देते हैं क्या चीज, किरचॉफ्स लूप लॉ। क्या बेटा, लूप लॉ, कि लूप में लगेगा और ये नोड पे लगेगा, ऐसा ही उन्होंने बोल दिया है बेटा, है ना, लोग बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही बोल रहे हैं सब के सब, ठीक है। अब देखो केसीएल जो है बेटा आपका, केसीएल जो है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है, याद रखनी है बेटा, इसको याद रखना है। और केवीएल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बना हुआ है। किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है बेटा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। केसीएल क्या कहता है बेटा, ये जेई का सवाल है बेटा, जेई और नीट का सवाल है आपका, है ना, नीट में पूछा है, जेई में पूछा है कि केसीएल किरचॉफ्स नोडल एनालिसिस बोला था, किरचॉफ्स नोडल एनालिसिस या फिर फर्स्ट रूल ऐसे बोल देते हैं, फर्स्ट रूल ये सेकंड रूल, है ना। तो उसमें पूछा था कि किस पे वर्ड्स है, तो ये चार्ज कंजर्वेशन पे है और ये एनर्जी कंजर्वेशन पे है, क्योंकि इसमें बेटा करंट का काम होता है। तो करंट का काम किस में होता है, तो I इज इक्वल टू आप जानते हो dq अपॉन dt होता है। तो चार्ज का एनालिसिस आप ऐसे, चार्ज का कंजर्वेशन आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे कोई ऐसा तरीका नहीं है बेटा, है ना। केवीएल क्या है, बेटा, तो केवीएल होता है वोल्टेज,
है ना। और वोल्टेज किससे आता है बेटा, तो एनर्जी वगैरह ये सब कर सकते हो आप, है ना, कि एनर्जी होता है Q/E, तो वो उससे आप याद रख, उसको रिलेट करके आप याद रख सकते हो। ऐसा कोई थीम नहीं है बेटा कि याद रखना है ऐसा, है ना। आपको ये बस याद रखनी है कि कौन किससे बना हुआ है ना। KCL क्या कहता है बेटा कि एट एनी नोड इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, मतलब जितनी करंट आएगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा बेटा। जितना करंट किसी पॉइंट पे आ रहा है उतना करंट बाहर भी निकल जाएगा, है ना। एट एनी नोड इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, या फिर इसी को क्या कह देते हैं बेटा लोग, समेशन ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू जीरो, है ना। समेशन ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू जीरो। इसको और समझे बेटा, जैसे मान लीजिए इस तरह से आपका सर्किट्स है ना, ऐसे ऐसे इस तरह से, मतलब जो भी बनाना है आपका, है ना, इस तरह से ऐसे। मान लीजिए इधर से I1 करंट आ रहा है बेटा, इधर I2 करंट जा रहा है, इधर I3 करंट जा रहा है, इधर I4 करंट आ रहा है, इधर I5 करंट आ रहा है, इधर से I6 निकल रहा है बेटा, इधर से I7 निकल रहा है, इधर से I8 इंटर हो रहा है। इस तरह से मैंने 8 करंट मान लिया बेटा, 8 ब्रांचेस मान लिए, 8 में करंट मान लिया, है ना। अब क्या कहता है बेटा, नोडल एनालिसिस क्या है कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी नोड पे नेट समेशन ऑफ करंट जो होगा वो जीरो होगा। मतलब जितनी करंट किसी भी वायर के पॉइंट पे आ रहा है वो सारा का सारा आगे फ्लो होगा बेटा। अगर आगे फ्लो नहीं होता तो आपका लाइट नहीं चलता, क्योंकि बीच से करंट में आ रही है, कहीं नोड पे किसी पॉइंट पे जाके रुक गया बेटा, है ना, रुक गया, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये जलेगा कैसे, ये लाइट ऑन कैसे होगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे नेट करंट जो होता है बेटा, समेशन ऑफ करंट जो होता है वो जीरो होता है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है ना। तो यही है बेटा। तो यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से आप आने वाली करंट और जाने वाली करंट को बराबर कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, KCL हो जाएगा। तो I1 आ रहा है बेटा, और कौन आ रहा है, I2 तो जा रहा है, I2 जा रहा है, I1 आ रहा है, I3 जा रहा है बेटा, प्लस I3 ये जाने वाला है बेटा, I4 क्या है, आने वाला है, तो I4, I5 क्या है, I5 बेटा आने वाला है, प्लस I5, प्लस I6 क्या है बेटा, जाने वाला है, प्लस I6, I7 क्या है, जाने वाला है बेटा, है ना, जाने वाला है, तो इसको I7 लिख दो, I7, I8 क्या है बेटा, आने वाला है, तो प्लस I8। और ये सब के सब क्या होंगे बेटा, जितना इनपुट उतना आउटपुट। ये क्या है आपका, ये है KCL। क्या है बेटा, KCL। किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। अब KVL पे आते हैं, अब KVL पे आते हैं, है ना। चलिए KVL क्या कहता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बना हुआ है बेटा KVL आपका, इसको देख लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा बेटा। चलिए अब क्या है, KVL है बेटा, है ना, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, है ना। KVL क्या कहता है कि किसी भी लूप में बेटा, जैसे मान लीजिए इस तरह से आपके पास लूप है, ना, इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से कोई लूप है बेटा। ऐसे मान लीजिए ये एक लूप है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, R5 है ना। ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, और कुछ तो बचा नहीं, ये है बेटा। इसको समझना, लगाने का तरीका देखना कैसे मैं लगा रहा हूं। तो मैं ऐसे घूमूंगा बेटा, आप कैसे भी घूम सकते हो। मैंने ऐसे घूम के लूप में करंट मान लिया I, क्या मान लिया, इस लूप में करंट मान लिया I। आपने अपने कन्वेंशन होते हैं बेटा, मेरा कन्वेंशन मैं बता रहा हूं। मैं क्या करता हूं, मैं बेटा अगर डायरेक्ट करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, करंट ऐसे जा रहा है बेटा, ऐसे जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में जाऊंगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मैं लिखूंगा नेगेटिव में। मतलब अगर ऐसे करंट आ रहा है बेटा और ऐसे वोल्टेज रेजिस्टेंस है ये, और इसमें करंट मान लो ऐसे आप घूम रहे हो, जा भी आप ऐसे रहे हो और रेजिस्टेंस भी ऐसा मिल गया बेटा, मतलब रेजिस्टेंस के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मैं इसमें V अक्रॉस R जो मानूंगा वो मानूंगा माइनस I इंटू R1। और वोल्टेज जो है बेटा, मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं बेटा, और जो वोल्टेज है ऐसे घूम रहा हूं मैं, करंट ही ले लो, ऐसे घूम रहा हूं,
और आपका फर्स्ट वाली नहीं बेटा, सेकंड वाली जो आएगा, सेकंड वाली जो आएगा बेटा, मैं उसका साइन लूंगा। किसका साइन लूंगा? सेकंड वाले का साइन लूंगा बेटा। तो यहाँ पे v को मैं क्या लिखूंगा बेटा? माइनस लिखूंगा, क्योंकि छोटा वाला साइन आएगा, छोटा वाला दोबारा में मिला है ना। और केवीएल कहता क्या है? तो केवीएल कहता है कि किसी भी लूप के अंदर में नेट समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो 0 आएगा। समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन एनी लूप इज 0। ये कहानी है इसका, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें लगा के देखते हैं बेटा, क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो ये रहा, मान लो यहां से शुरू हो जाओ बेटा, तो इधर की ओर जा रहे हो, मतलब आप ऐसे जा रहे हो, रेजिस्टेंस भी ऐसे बेटा, क्या लगाओगे? तो माइनस टाइम्स I इंटू R1। फिर आगे गए बेटा, पहला मिला बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा मिला सेकंड वाली, तो बैटरी है तो सेकंड वाली का साइन मैं लूंगा। सेकंड वाली कैसा बेटा? निगेटिव, तो माइनस V1 लिखूंगा। फिर आगे गया, फिर रेजिस्टेंस मिला है बेटा, तो जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो हम क्या मानेंगे इसको? माइनस IR, माइनस IR। वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं बेटा, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज, ये भी वोल्टेज। समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? 0 होता है, तो समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं। अब फिर गया बेटा, तो ये छोटा वाला मिला माइनस V2। फिर आगे गया, तो ये देखो यहाँ पे बड़ा वाला मिल रहा है बेटा, दोबारा में कौन मिल रहा है? बड़ा वाला, तो ये प्लस V3। फिर आ गया है, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है बेटा, ऐसे 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 करंट फ्लो हो रहा है, हम भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अगर ऐसे जाते तो उल्टा हो जाता बेटा, लेकिन ऐसे ही जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस IR3। फिर दोबारा मिला कौन? छोटा वाला, तो माइनस V4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा कौन मिला बेटा? प्लस V5, है ना। माइनस IR4, माइनस IR4, माइनस IR5। फिर से यहीं पे पहुंच गए बेटा, यहीं पे पहुंच गए। इसका समेशन जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा बेटा, इसका समेशन 0 होता है। अब जो भी इसमें पूछेगा अपन निकालेंगे बेटा, सब चीज दिया हुआ रहेगा, एक इक्वेशन निकालनी होगी या फिर कैसे भी करके अपन सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, है ना। ऐसे इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं इस पे सवाल करवाता हूं, आप इसको पढ़ के आइएगा। ओके, बाय।